हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रिवाइज हुआ है। क्या हुआ है? रिवाइज्ड हुआ है आपका कंप्लीटली। बट ऑब्वियस है, जब कोई चीज रिवाइज होती है तो वहां पर टेंशन जो उन बच्चों को आती है जिन्होंने उसको ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। हाँ, नहीं, स्वाभाविक बात है सर, हम लोगों ने जो किया वो तो किया अब नया टेंशन पड़ गया ना। क्या है टेंशन? कि अब फिर से उसको स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा वैसा चेंजेस नहीं आया इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। पहले हम लोग कहते थे अकाउंटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओके, पहले हमारा AS6 भी रहता था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए, AS10 भी रहता था फिक्स्ड एसेट के लिए। अब ये दोनों आपके आ गए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। किसमें आ गए? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 फिक्स्ड एसेट के बारे में नहीं बताता। मैंने ये नहीं कहा कि कुछ अलग हो गया, मैंने कहा अब फिक्स्ड एसेट इसकी हेडिंग नहीं रही। नाउ द हेडिंग ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज रीनेम्ड एज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर, अगर केवल हेडिंग चेंज हुई है ना तो बहुत बढ़िया है, अंदर सब वही होगा ना। ना मुन्ना ना, आप गलती कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती में हैं। अब आपका ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थॉरोली रिवाइज्ड हो चुका है। जी हाँ जी, पूरी तरह से रिवाइज्ड हो गया है। और अगर आपके दिमाग में कहीं ये बात चल रही है कि सर हम उस पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से काम चला लेंगे, तो इस गलत फहमी में पढ़ने की, गलत फैमिली में जाने की जरूरत नको। आपको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में करके इसलिए जाना है, चाहे वो IPCC का एग्जाम हो, चाहे वो CM में इंटर का एग्जाम हो, चाहे वो CM में फाइनल CS प्रोफेशनल, CS एग्जीक्यूटिव, चाहे वो CA फाइनल का हो, किसी भी स्टैंडर्ड का हो, इससे क्वेश्चन आने की चांसेस तय है। किसी भी तरह से, छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन, किसी भी तरह से आना ही आना है। तो सर इसको आप जल्दी से स्टार्ट करिए और जल्दी से खत्म कर लीजिए। बेटा, मैंने कहा थॉरोली रिवाइज्ड हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं जल्दी से उड़ा दीजिए। नए नए टर्म्स आ गए, नई नई चीजें समझनी पड़ेंगी, और अनडाउटली इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिवाइज करने के पीछे कहीं ना कहीं सरकार का ये इंटेंशन है कि हम लोग अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अलाइनमेंट करें विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। जी, जो IND-AS हैं उनके साथ लाने की कोशिश की जा रही है। जो IFRS हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है, उनके साथ लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि सारी चीजें एक लाइन में रहें, तो अकाउंटिंग में लोचा ना हो। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो हर जगह अलग अलग सिस्टम रहेगा, तो प्रॉब्लम आएगी। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने में ये आपका प्रॉब्लम पॉइंट को कवर करेगा। अलाइनमेंट करने के लिए किसके साथ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को IFRS या IND-AS के साथ। तो सर ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, पहले भी हम लोग ये जानते थे कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ये टेंजिबल एसेट्स हैं, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टिल एप्लीकेबल ओनली ऑन टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम नहीं करेगा। हमारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 टेंजिबल एसेट पर काम करेगा, केवल और केवल टेंजिबल एसेट, नथिंग एल्स। क्लियर? जी सर। अच्छा जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की अगर हम बात एकदम स्टार्टिंग से करें तो ये समझ में आता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपको ये बताना कि हाउ टू डू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट।
the main object of this accounting standard to show you about the accounting treatment of property, plant and equipment. Okay, and the second main thing is, the main object of this accounting standard is to help you out to prepare your financial statement, not only an organization point of view but also a investor or shareholder or users of the financial statement point of view. तो केवल ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना या ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि साथ ही साथ आपको इन्वेस्टर या यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के बारे में बताएगा। तो दो चीजें तो समझ में आई, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पीपीई, शॉर्ट फॉर्म प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। कई लोगों की आदत है बोलने की प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। इट इज मच इजियर to quote this accounting standard, but the right way is property, plant and equipment, not the plant, property and equipment. Property, plant and equipment. Is it okay? Yes sir. So accounting treatment of property, plant and equipment as well your recognition of the asset in your financial statement, measurement of the fixed asset in your financial statement. अच्छा, objectives के बाद अब हम बात करेंगे principles की। What are the principles or major issues? ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में देखेंगे? इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ढंग से सुनेंगे, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं और इजीली कवर होंगे। सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन पार्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे? उसके बाद हम लोग रिकॉग्निशन की बात करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग मेजरमेंट की बात करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद हम लोग अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हट गया है, डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस, सर ये क्या है इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। एंड द लास्ट वन इज डिस्क्लोजर। तो हम लोग इतने पॉइंट डिस्कस करने जाएंगे आपके इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। द फर्स्ट वन इज डेफिनेशन पार्ट, द सेकंड वन इज रिकॉग्निशन पार्ट, मेजरमेंट। सर डेफिनेशन को समझ में आ गई कि आप डेफिनेशन में हमको क्या बताएंगे, रिकॉग्निशन में क्या आप डिस्कस करेंगे? रिकॉग्निशन में डिस्कस करेंगे वेदर पीपीई और नॉट। जो आपने कॉस्ट इनकर की है वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में हेड में आने लायक है या नहीं, ये आप देखेंगे रिकॉग्निशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज। ओके, कितनी जगहों पर? 2 जगहों पर आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। इनिशियली आज मैं एक प्लांट खरीदने जा रहा हूं, तो क्या वो प्लांट रिकॉग्निशन लायक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से, या हम उस कॉस्ट को पीएल में ले जाएं? जरूरी नहीं कि वॉट एवर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर यू आर गोइंग टू इनकर regarding plant and machinery or property, plant and equipment, that is 100% sure that the expenditure will be of capital nature, not at all. ये कहना कि जितना भी आप खर्च करते हो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर आपका कैपिटलाइज होगा, बैलेंस शीट में जाएगा, इट इज नॉट ट्रू। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नीडेड टू फाइंड आउट the particular point whether the expenditure is to be recognized as property, plant or equipment or not. Is it clear? तो उसमें हमको देखना पड़ेगा इनिशियली एट द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन और एक्वायरिंग ऑफ द एसेट, इनिशियली। सेकंड, सब्सिक्वेंटली, बाद में। हो सकता है आपने कभी किसी एसेट्स में, हमने शुरू में एक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा और बाद में साल भर बाद, 1.5 साल 2 साल बाद मैंने उसमें कुछ एडिशन किया या रिप्लेसमेंट किया, हो सकता है ना, या कोई सर्विसिंग करवाई एक्सेट्रा। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर बाद में कभी उस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में कोई खर्चा हो रहा है तो वेदर इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड
एज अ प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट और नॉट? अब दोनों समझ में आ गई बात, बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब बात करेंगे मेजरमेंट की। इनिशियली रिकॉग्नाइज करना, सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करना। अगर ये फिक्स हो जाए कि हाँ ये मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो कितने पर, हाउ मच, यानी क्वांटिफाई करने की बात बताएगा ये। कितना आप कैपिटलाइज करोगे, कितना अमाउंट जो आपने इनकर किया है उसमें से कितना हिस्सा आपका कैपिटलाइज होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से, ये बताएगा आपको मेजरमेंट में। कौन बताएगा? मेजरमेंट। और मेजरमेंट भी हमारा 2 बार होगा, इनिशियल और आफ्टर रिकॉग्निशन। क्लियर जी? मैंने यहां बताया शुरू में आपने पैसे खर्च किए, वो रिकॉग्निशन करने लायक है यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। बाद में आपने उसमें कुछ एसेट में एडिशन किया, रिप्लेसमेंट किया या फिर सर्विसिंग एक्सेट्रा करवाई, तो क्या वो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाना चाहिए? सब्सिक्वेंटली अगर आप कोई इनकम करते हैं तो खर्च करने के 2 जगह हो सकते हैं, आज खर्च करो या 2 साल बाद खर्च करो उस एसेट पर। तो जब भी खर्च करेंगे तो उसमें से कौन सा हिस्सा आपका रिकॉग्निशन करने लायक होगा एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। मेजरमेंट कितना, अगर हम खर्च कर रहे हैं तो कितना रुपया कैपिटलाइज होगा एट द टाइम ऑफ इनकरिंग द एक्सपेंडिचर, और आफ्टर रिकॉग्निशन वंस इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉस्ट, after that at the time of showing it in the financial statement at what price it must be shown in the financial statement, that's it। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने रुपए पर शो करना है, ये है इनिशियल, एट द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन, एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन, आफ्टर इन रिकॉग्निशन। जब आपने एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया, then at the time of the showing it in our financial statement at what price it must be recognized, okay? ये चीजें क्लियर हैं? जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो मैं इसको रब कर लूं, अगर आपने इसको प्रिपेयर कर लिया तो आपके दिमाग में मोटा मोटी एक चैप्टर का एक फॉर्मेट क्रिएट हो जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद रिकॉग्निशन की बात करेंगे, उसके बाद मेजरमेंट की बात करेंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन। तो आज कोशिश करेंगे कि आज आपका टॉपिक यहां तक तो कवर हो ही जाए। नोट कर ले तो फिर हम आगे बढ़े। मैंने आपको ये असाइनमेंट दिया है, अगर ये असाइनमेंट अवेलेबल है साथ साथ देखते जाएंगे। देखना कम है, सुनना ज्यादा है और मेरी ओर ज्यादा देखना है। इज इट क्लियर? जी नोट हो गया होगा। सबसे पहला पॉइंट है डिस्कशन करने का, डेफिनेशन पार्ट। सर डेफिनेशन में आप क्या चीज डिफाइन करेंगे? ये तो तय रहा कि हमारा जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो हमारा केवल और केवल फिक्स्ड एसेट यानी टेंजिबल एसेट्स पर एप्लीकेबल होगा। जी सर। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कौन कौन सी चीजें आएंगी? सर प्रॉपर्टी का मतलब आप लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, हाँ भाई ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है ना। एयरक्राफ्ट, शिप, बियरर प्लांट, मैंने क्या बोला? बियरर प्लांट, ये भी अब आपके टेंजिबल एसेट का हिस्सा है। सर ये आपने कोई नया नाम बोल दिया, बियरर प्लांट आपने कोई नया नाम बोला है, क्या उसको भी आप समझाएंगे? बिल्कुल समझाएंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी जरूरी है। पहला, must be used for production
यानी हेल्ड टू यूज इन बिजनेस, हेल्ड टू यूज इन बिजनेस, सबसे पहला पॉइंट। बिजनेस में आप उस एसेट को यूज करेंगे। दूसरा, एक्सपेक्टेड टू हैव लाइफ more than 12 months। ओके, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की लाइफ एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा की हो, यानी 12 मंथ से अधिक की हो। अच्छा सर, दूसरा, अगर मैं इतना ही आपको बोल देता देन ऑल्सो इट वॉज ओके, लेकिन ये इतना ही नहीं है, इसमें ये 2 पॉइंट और एडेड है। फर्स्ट पॉइंट में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स। ओके, यानी दूसरों को कोई चीज किराए पर देना वो भी हमारी प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का हिस्सा है। मैंने केवल प्लांट एंड मशीनरी की बात नहीं की, दिमाग में से ये निकाल देना कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली प्लांट, क्योंकि प्लांट वर्ड आ गया है। वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। दिस इज नॉट अ नैरो वर्ड, दिस वर्ड इज टू बी यूज्ड इन अ वाइडर वे। तो क्या है इसका पहला, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर दोज एसेट्स व्हिच आर टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस। पहला, फॉर रेंटल टू अदर्स, उस एसेट्स को आप क्या करेंगे, किसी दूसरों को किराए पर देने का काम करेंगे। जी सर। एंड द थर्ड पॉइंट इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, इसलिए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ओके, ऑफिस में जो चीजें यूज होती हैं, जो सेलिंग इक्विपमेंट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको भी हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैटेगरी में ले आएंगे। तो अब अगर बोला जाए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मींस द एसेट, द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मींस द टैंजिबल एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस इन द बिजनेस, as well as the property plant and equipment which are held for rental to others. The property plant and equipments are those assets, those tangible assets which are held for administrative purposes and expected to have life more than 12 months. Is it clear? This is the definition of the property plant and equipment. अब अगर मैं बोलूं कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डजंट अप्लाई ऑन, ये तो आपने डेफिनेशन देख लिया और इससे तो ये पता चलता है कि मैक्स चीजों पर ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डज नॉट अप्लाई ऑन, किन किन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 दो चीजों पर एप्लीकेबल नहीं होगा, बायोलॉजिकल एसेट्स एंड वेस्टिंग या माइनिंग, वेस्टिंग एसेट जिस पर डिप्लेशन अकाउंटिंग लगती है। बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होती हैं, दो होती हैं। पहला, लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट। प्लांट को जब हम दो पार्ट में बांटेंगे तो एक आ जाएगा बियरर प्लांट एंड अदर्स। मैं ये बोलने जा रहा हूं बियरर प्लांट के बारे में। क्या बोलने जा रहा हूं, AS 10 अप्लाइज, इस चीज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल होगा।
इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल नहीं होगा, इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल नहीं होगा और इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। सर ये क्या है बियरर प्लांट, आपने कुछ नया बोल दिया ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं, आफ्टर 1 to 2 मिनट्स यू विल गेट क्लियर्ड। तो है क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में जो ये बियरर प्लांट एक नया वर्ड ऐड किया है उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें, जरा ढंग से सुनेंगे। अब तक तो ये समझ में आया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर दोज एसेट्स और दोज टैंजिबल एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर बिजनेस यूज और प्रोडक्शन ऑफ पर्पसेस यूज, which are held for rental to others, which are held for administrative purposes, and this one and this one and this one and expected to have life more than 12 months. Is it clear? जी। Accounting standard doesn't apply on, किस पर applicable नहीं होता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, वेस्टिंग एसेट्स पर applicable नहीं होता और बायोलॉजिकल एसेट्स पर applicable नहीं होगा। ये सर बायोलॉजिकल एसेट्स क्या हैं? बायोलॉजिकल एसेट्स दो चीजें होंगी। पहला लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, डायड एनिमल्स की बात नहीं हो रही, केवल और केवल पशुधन लाइव स्टॉक की बात हो रही है। लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट के ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन जब हम प्लांट की बात करेंगे, जब हम प्लांट की बात करते हैं तो उस समय दिमाग में आता है सर अगर मेरा बिजनेस है आम के पेड़ लगाना, मैंने कल्टीवेशन किया, किस लिए? आम का पेड़ लगाया, पेड़ लगाया, कल्टीवेट किया क्या? आम के पेड़ को लगाकर। मेरा पर्पस क्या है? क्या करना? आम का पेड़ जब बड़ा हो जाए तो आम के पेड़ को काट डालो और आम के लट्ठे बेचो, आम के बोर्ड बेचो। नहीं बाबा नहीं, मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम तो है आम के पेड़ लगाओ और आम को बेचो। मेरा काम है मशीनों को लगाओ और पेन को बेचो। मेरा काम है पेड़ को लगाओ और पेड़ को लगाना तो पौधा लगाओ, पेड़ बनेगा, पेड़ बनेगा तो आपको क्या देगा? प्रोडक्शन देगा। प्रोडक्शन देगा क्या? आम देगा, पेन नहीं देगा, आम देगा। बात तो एक ही है। मशीनों को लगाया तो आउटपुट आ रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। पेड़ को लगाया तो आउटपुट आ रहा है, आम। पक्की बात है ना? तो दोनों में फर्क क्या है? सर कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला ना वो बियरर प्लांट है, तो वो डेफिनेशन पूरी तरह से कवर करते हैं, वो डेफिनेशन पूरी तरह से कवर करते हैं। तो जो बियरर प्लांट होते हैं जिनको लगाने का मेन पर्पस होता है उनको काट कर बेचना नहीं, बल्कि उन पेड़ों को लगाने का मेन मोटो होता है उससे जो आउटपुट आएगा कई सालों तक उन चीजों को हम एज एन आउटपुट यूज करते रहेंगे। एप्पल के बागान हो गए, आम के बागान हो गए, अमरूद के बागान हो गए, ये बियरर प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? बियरर प्लांट। हाँ, जब इन पेड़ों की लाइफ ओवर हो जाती है तो हम इन पेड़ों को काट कर बेच देते हैं। मैं फिर से बोलूं, हम ऐसे किसी पेड़ की या प्लांट की बात नहीं कर रहे जिनको लगाने का मेन इंटेंशन ये था कि आप उनको बाद में स्क्रैप बनाकर सेल करेंगे, काट करके बेच देंगे। हम उन प्लांट की बात ही नहीं कर रहे। हम तो ऐसे प्लांट की बात कर रहे हैं जहां हमारा मेन मोटो उनसे प्रोड्यूस को लाना था। अब चाहे वो आम के फॉर्म में हो, चाहे ग्रेप्स के फॉर्म में हो, चाहे किसी और फॉर्म में। ठीक है ना? पक्की बात? जी सर, यहां तक कोई डाउट नहीं सर। तो हमें अब ये समझ में आया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड्स बियरर प्लांट। अगर हम ऐसे लिख लें तो हमेशा अब हमें तैयार रहेगा। देखो ना, प्लांट ये वो वाला प्लांट, ये वाला प्लांट मत समझ लेना, ठीक है ना? ये कलपुर्जों वाला प्लांट है और ये प्लांट पौधों वाला प्लांट है, दोनों में फर्क है। तो फिलहाल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड्स बियरर प्लांट। इज इट क्लियर? हाँ सर, समझ में आया। आगे बढ़िए। इसको मैं हटा दूं? जी सर, आप हटा सकते हैं। तो अदर्स में जिन पेड़ों को लगाने का पर्पस हम फ्यूचर में बेच सकें। अच्छा सर, एक बार आप डेफिनेशन पढ़ के बता दीजिए ना, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बियरर प्लांट मीन्स व्हाट? बियरर प्लांट is a plant that satisfies all these three conditions. Number one,
is used in the production, okay, is expected to bear produce for more than a period of 12 months of agricultural produce. इसको प्रोडक्शन मशीन को लगाने का पर्पस है आउटपुट पे लाना, कोई दूसरा सामान आना। पेड़ प्लांट को लगाने का मेन आउटपुट है प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का नाम। Has a remote likelihood of being sold as agricultural produce except for incidental scrap sales. तो अगर हमारा इसकी लाइफ खत्म हो जाए तो इसको हम काट कर बेच दें तो यहाँ पर इंटेंशन है स्क्रैप सेल हो सकता है, लेकिन स्क्रैप सेल होने का पर्पस ये नहीं कि मेरा प्लांट लगाने का पर्पस था वो उसको काट करके बेचने का था, नॉट एट ऑल। अगर मेरे प्लांट को लगाने का पर्पस काट करके बेचने का है तो वो हमारा बियरर प्लांट नहीं आएगा, क्योंकि हम उसको प्रोडक्शन में यूज कहाँ कर पा रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को हम ला कहाँ पा रहे हैं, उसको तुरंत काटा और बेच दिया जी। तो प्लांट अब नॉट टू अप्लाई, ये प्लांट बियरर प्लांट नहीं होते, जिसमें पहला है प्लांट कल्टिवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। पहला ट्रीज ग्रोन फॉर यूज एज लंबर, तो लंबर के लिए अगर आप ट्री को बड़ा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस आम के पेड़ को बड़ा होने के बाद काट लेंगे, उससे आम नहीं निकालेंगे और आम के लट्ठे बनाएंगे और उसके बोर्ड बना करके उसको सेल करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका बायोलॉजिकल एसेट्स था। एडमिनिस्ट्रेटिव एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एसेट सेम है। हम अपने ऑफिस में क्या रखते हैं, कंप्यूटर रखते हैं, हम अपने ऑफिस में क्या लगवाते हैं, एसी वगैरह का यूज होता है। तो सेलिंग के पर्पस से, डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस से, फाइनेंस और अकाउंटिंग के पर्पस से, पर्सनल एंड एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड अदर फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज, दैट्स इट। आइटम्स ऑफ पीपीई में आल्सो बी एक्वायर्ड फॉर सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजंस। अगर आपने पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाया तो पीपीई की कैटेगरी में आएगा। अगर आपने फायर एक्सप्लोजन के लिए, ताकि आग लगने पर आप उसको रोक सके, फायर सेफ्टी के लिए जो इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, अगर आपने उनको भी लगाया है तो वो भी पीपीई की कैटेगरी में आएंगे। जी सर, बिल्कुल आपने सही बोला। तो आपका ये बायोलॉजिकल एसेट्स का हिसाब किताब हमने खत्म कर दिया। तो बायोलॉजिकल एसेट्स आर नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, बट यस, आउट ऑफ देम इफ देयर इज अ बियरर प्लांट इट विल बी form part of our property, plant and equipment, in short form PPE, वो उसका PPE का हिस्सा बनेगा। अब आते हैं, सर आपने डेफिनेशन बता दी, और जब आपने हम लोग को शुरू में आज पढ़ाया था ना, तो आपने हम लोग को बोला था कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में सबसे पहला पॉइंट हम लोग कवर करते हैं डेफिनेशन पार्ट, और जब डेफिनेशन पार्ट कवर हो जाता है तो उसके बाद हम लोग कवर करते हैं रिकॉग्निशन पार्ट। तो अब हम सेकंड पार्ट पर आ गए। किस पर आ गए? सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है? रिकॉग्निशन पार्ट क्या है, जरा ये देखा जाएगा ना इसको, चीज तो बिल्कुल हटा। रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई, कैसे आप प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे? रिकॉग्नाइज करना, मैंने कोई प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदी, मैंने कोई कॉस्ट इनकर की। अब उस कॉस्ट को इनकर करने से क्या कोई प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट आया, या वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैटेगरी में नहीं आया? मैंने कोई कॉस्ट इनकर की, तो क्या वो कॉस्ट इनकर होने से पीपीई बना या नहीं बना? अगर पीपीई बना, दैट इज द रिकॉग्निशन पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्ट। इज इट क्लियर जी? तो रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई, जब आप कॉस्ट इनकर करते हो तब उस समय ये डिसाइड करना होता है whether the cost incurred is resulting a PPE or not। जी, बस इतना सा डिसाइड करना है। इसके लिए दो शर्तें पूरी होनी होती हैं। मैं कहता हूं मैंने प्रॉपर्टी खरीदी,
मैंने कहा मैंने प्लांट खरीदा, मैंने कहा मैंने इक्विपमेंट खरीदा। अब क्या उस प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है भी या नहीं? अगर यहां पर ये नहीं भी होता तो भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कोई भी एसेट फिक्स, कोई भी एसेट बैलेंस शीट में तभी कोई जगह या स्पेस या कोई रूम पाती है, कोई भी एसेट बैलेंस शीट में एसेट तभी मानी जाती है जब उसका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो। अगर किसी एसेट का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल सकता तो उसको बैलेंस शीट में एसेट की तरह दिखाने का फायदा नहीं है। मैंने तो बहुत बेसिक लेवल में ये चीजें बताई हैं आपको कि कोई भी आइटम हमारी बैलेंस शीट का हिस्सा तब बनता है, ये डेकोरेटेड होता है, और हमारा डस्टबिन क्या होता है? पीएल अकाउंट होता है, खाया पिया और पचाया, बात खत्म, दिस इज योर पीएल अकाउंट। लेकिन वो बैलेंस शीट का आइटम तब होगा जब उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो। अगर उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है तब तो वो हमारा पीपीई है। अगर उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है तो वो पीपीई में नहीं आएगा। यानी कोई खर्चा किया और उससे हमें आने वाले कई सालों तक बेनिफिट मिलने वाला है, मोर देन मनी है, कई सालों तक उससे मेरे बिजनेस को फायदा होने वाला है। और दूसरा, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कॉस्ट कैन बी, वर्ड क्या यूज किया? मेजर्ड। कॉस्ट कैन बी नोन नहीं बोला, मैंने बोला कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, क्योंकि रिकॉग्निशन के बाद हमारा मेजरमेंट स्टार्ट होगा। और मैंने क्या बोला? कॉस्ट। कॉस्ट पर बहुत अच्छा खासा टाइम जाने वाला है। हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, व्हाट आर द पार्ट्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, किन किन डिफरेंट पॉइंट्स पर हमारी कॉस्ट चेंज होगी, बढ़ेगी, घटेगी, वो सब डिस्कस करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। सारा कुछ तो कॉस्ट पर ही है, मेजरमेंट पर ही है। उस मेजरमेंट को थोड़ी बात करेंगे, लेकिन पहले तो रिकॉग्निशन समझ में आए ना। तो किसी भी एसेट्स को, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट को हम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट मानेंगे अगर उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता हो और जो कॉस्ट इनकर की जा रही है कैन बी मेजर्ड रिलायबली। इज इट क्लियर जी? If there is a possibility that future economic benefit associated with the item will flow to the enterprise and the cost of the item can be measured reliably. तो ये दो पॉइंट याद रखना रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के। पहला है कि जब आप कॉस्ट इनकर करते हो तो उस कॉस्ट का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो and measured reliably। जी सर, अगर ये दो कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होंगी तो ये हमारा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अब तो ये डिसाइड हो गया कि हाँ सर, कोई भी खर्चा मैंने किया उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है और मेजर्ड रिलायबली है कॉस्ट, तो अब उसको बैलेंस शीट में दिखाओ कितने पर। मैंने क्या वर्ड बोला? एट व्हाट अमाउंट। उसको हम लोग कहते हैं मेजरमेंट ऑफ पीपीई। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को मेजर करना। जी सर, चलें रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में मैं बोलता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये, तो ढंग से सुनेंगे। मेरे पास एक इंडिविजुअल आइटम, इंडिविजुअल आइटम, इंडिविजुअल आइटम, इंडिविजुअल आइटम, कई सारे इंडिविजुअल आइटम है और छोटे आइटम्स। अगर मैं उन सबको एक साथ मिला लूं तो बहुत बड़ा आइटम बन जाता है, और अगर मैं उनको रहने देता हूं तो छोटे छोटे आइटम्स हैं। एग्रीगेट ले लूं तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाती है, अलग अलग कर लूं तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू आती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसे छोटे छोटे आइटम्स को इन एग्रीगेट वे में पीपीई की तरह शो करें या इंडिविजुअली छोटे छोटे आइटम्स दिखा करके उनको राइट ऑफ कर दे, पीएल में ले जाएं। इट मे बी एप्रोप्रिएट टू एग्रीगेट इंडिविजुअल इनसिग्निफिकेंट आइटम्स सच एज मोड्स, टूल्स एंड डाइज एंड टू अप्लाई द क्राइटेरिया टू द एग्रीगेट वैल्यू। जो मोड्स एंड डाइज होते हैं वो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, लेकिन जब उनको एग्रीगेट करो तो लाखों करोड़ों में पहुंच जाते हैं। तो उन लाखों करोड़ों के आइटम्स को हम क्या करेंगे? एक ही एसेट मानते हुए उन पर पीपीई के कंसेप्ट
लगाएंगे पहला। दूसरा, an enterprise may decide to expense an item which could otherwise have been included as PP because the amount of the expenditure is not material। अगर कोई आइटम बहुत छोटा है, इंडिविजुअल है और आप चाहते हैं उसको राइट ऑफ करना है, देन यू आर फ्री टू राइट इट ऑफ डायरेक्टली आउट फ्रॉम द पीएल अकाउंट। तो ये चीज समझ में आई? जी सर। इसमें कहीं किसी को कोई डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं है। तो हम लोगों ने अभी तक इतना ही देखा कि डेफिनेशन में पीपीई को क्या बताया गया है, उसमें बियरर प्लांट शामिल है। किस किस पर एप्लीकेबल नहीं होता? बायोलॉजिकल एसेट्स पर और वेस्टिंग एसेट्स पर, जिसमें हमारा बायोलॉजिकल एसेट्स में से अलग कर लिया गया किसको? लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट में से बियरर प्लांट पर AS10 लगेगा। जी सर। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया दो बताई गई। पहला कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो और कॉस्ट को मेजर किया जा सके रिलायबली। अब आते हैं मेजरमेंट की बात करते हैं। चलिए, मेजरमेंट पर आने के पहले भी दो तीन कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरा उसकी बात कर लेते हैं। मैंने कहा ना, कॉस्ट इनकर, ये पॉइंट क्या है? कॉस्ट इनकर्ड पर। अब बोला गया कब इनकर करते हैं? आते ही मैंने आज आपको जब चार्ट बनाया था तो उसमें मैंने ये चीज अलग अलग करवाई थी। इनिशियली एंड सब्सिक्वेंटली। At the time of acquisition or construction, yes or no? जी। Addition of asset in future, replacement of asset in future, and the last one is servicing etc। आते ही मैंने इस चीज को बताया था, तो क्यों ना इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए। ज़्यादा नहीं है, दो दो लाइनें हैं। पहला है कि अगर हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स स्टैंड बाय इक्विपमेंट, अब मान लो मैं ये काम कर रहा हूँ, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास एक ही लैपटॉप हो जिससे ये काम हो रहा है, एक ही कैमरा हो, क्या होगा? खराब हो गया। स्टैंड बाय तो मैंने किया ही नहीं। स्टैंड बाय सर आपको करना चाहिए था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कर रहे हो। आप बोल रहे हो सर आपको दो कैमरे होने चाहिए थे, सर आपके पास दो लैपटॉप होने चाहिए थे कम से कम, और दो पेन होने चाहिए थे। खराब होगी तो आप दूसरे से कैसे लिखते? हाँ, ये स्टैंड बाय इक्विपमेंट होने जरूरी हैं, ये स्पेयर पार्ट्स एक्स्ट्रा होना जरूरी है। बिना इसके तो हम प्रोडक्शन जब भी करेंगे डर के करेंगे, तो ऐसा काम नहीं करना। आप स्टैंड बाय इक्विपमेंट रखते हो, और अगर ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को फुलफिल कर दे तो झंझट खत्म, तो ये पीपीई का पार्ट बन जाएगा। और अगर ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को फुलफिल ना कर पाए तो ये पीएल का पार्ट बन जाएगा। सोचना क्या है सर, ये तो बहुत सिंपल है, बस मैंने ये बताया। इफ दे मीट द डेफिनेशन ऑफ पीपी, ठीक, तो रिकॉग्निशन एज पीपी। If they do not meet the definition of PP, then if doesn't meet the recognition criteria, then AS2, तब हम उसको PPE नहीं मानेंगे, तब हम उसको इन्वेंट्री का हिस्सा मानेंगे। लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर सर्विस के बाद ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट।
सेम यही है। अगर आप सब्सिक्वेंट कॉस्ट मीट आउट करते हैं और उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, देन ठीक है। अगर नहीं तो आप पीएल में ले जाओ। अच्छा, दूसरी बात, ये सब्सिक्वेंट कॉस्ट डे टू डे या रेगुलर है क्या? सर ये डे टू डे कॉस्ट होगी ना, तो आप कंफ्यूज मत करिए, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है जो डे टू डे लगता है। हाँ, तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि रिपेयर मेंटेनेंस जाता कहाँ है। अरे ये तो डायरेक्ट पीएल में चला जाता है। अच्छा जी, कुछ एडिशन हो या फिर रिप्लेसमेंट हो, उसका क्या करेंगे? तो आपको मालूम है उसका क्या करना है। अगर ये पीपीई की डेफिनेशन में फॉल होता है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो ये आप पीपीई की कॉस्ट में जोड़ देंगे। जी सर, वो आपका कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। इसमें अब हमें कुछ भी नहीं बताना। जी सर कोई एग्जाम्पल? तो अब इसका कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए सर। तो पहला एग्जाम्पल है कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी बॉडी, उनकी सीट्स, इंटीरियर, ये सब अलग अलग एसेट्स माने जाते हैं, क्योंकि जितनी एयरक्राफ्ट की लाइफ होती है उस लाइफ के दौरान अंदर के इंटीरियर में जो मेजर कॉस्ट कवर होता है वो बार बार रिप्लेस होती रहती है। फर्नीचर पूरा एक बार में साफ, नया फर्नीचर लगाओ, लाखों रुपए गए, है ना मेजर कॉस्ट। जो केबिन होती है ऊपर, उसमें पूरा का पूरा साफ करवाओ, नए लगवाओ, है ना मेजर कॉस्ट। जी सर, ये हैं आपके रिप्लेसमेंट यानी एडिशन या रिप्लेसमेंट। और दूसरा, मैंने एक बिल्डिंग बनवाई, बिल्डिंग के अंदर मैंने पूरा फॉल सीलिंग करवाया, बढ़िया से वॉल पेंटिंग करवाई, हर चीज चकाचक फर्स्ट क्लास, लेकिन कुछ साल बाद बिल्डिंग तो है लेकिन अंदर का इंटीरियर पूरा फिर चेंज करवाया, है ना रिप्लेसमेंट कॉस्ट या एडिशन। जी सर बिल्कुल है। तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि ये हमारा पीपीई की कैटेगरी में आएगा अगर वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट आउट करते हैं तो। अच्छा, द कैरिंग अमाउंट, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप यहां दिमाग में बैठा लेंगे। क्या, मान लो मैंने रिप्लेसमेंट पर एक्सपेंड किया था 10 lakhs और ये मैंने 5 years एगो, और इस पे डेप्रिसिएशन टोटल एक्यूमुलेटेड मैंने 8 लाख लगा दिया, बचा कितना? ये आज की डेट की WDV। और आज मैंने फिर से रिप्लेसमेंट किया और मैंने इस बार जो रिप्लेसमेंट किया वो 18 lakhs का किया। तो कहा गया अगर ये पीपीई की रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को फुलफिल करे तो ये पीपीई मान लिया जाएगा and we are needed to show the asset at rupees 18 lakhs, but now the problem arises, what about rupees 2 lakhs? PL में ले जाओ, कहाँ ले जाओ? PL में ले जाओ, कोई दिक्कत? जी नहीं सर, क्योंकि हम इसका जो रिकॉग्निशन था उस रिकॉग्निशन को हम डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसका रिकॉग्निशन ला रहे हैं और एग्जिस्टिंग रिकॉग्निशन को डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो ये है रिप्लेसमेंट का हिसाब किताब। अब है इसी का थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट है लेकिन थर्ड पॉइंट। पहला मैंने करवाया स्पेयर पार्ट्स, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स और स्टैंड बाय इक्विपमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट, एंड द थर्ड वन इज रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन। ये कोई नई चीज आई है, क्या आई है? बिल्कुल नई चीज आई है, रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन। ये रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन क्या है? हम यहां मेजर इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, डे टू डे इंस्पेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, कंपनियां फॉरेन से लोगों को बुलाती हैं, कहती है इंस्पेक्शन करो, लाखों करोड़ों रुपए वो लोग ले जाते हैं इंस्पेक्शन कॉस्ट का,
और ये इंस्पेक्शन होना जरूरी है। मैं एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री चलाता हूँ, एविएशन इंडस्ट्री में हूँ, मेरे 10-15 एयरक्राफ्ट हैं। अच्छा, अच्छी बात है। अगर मेरे इतने एयरक्राफ्ट हैं तो क्या मुझे ये जरूरत है क्या कि मैं जहाज़ों का इंस्पेक्शन करूं? नहीं सर, आप हमारी जान के साथ खिलवाड़ करिए। आप बिना इंस्पेक्शन के हमको गाड़ी में या जहाज में बैठा दीजिए, ऊपर वाला मालिक है ही, वो देख ही रहा है आपको। अरे नहीं भाई, मुझे लाइसेंस रिन्यू नहीं मिलने को करने को मिलेगा। कई जगह तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप जब तक इंस्पेक्शन ना करवा लें रेगुलर इंटरवल पर, तब तक आपका लाइसेंस रिन्यू भी नहीं होगा और आप रिस्क पर काम करेंगे। तो कहा गया when each major inspection is performed its cost is recognized in the carrying amount of the PPE। मान लेते हैं मैंने कॉस्ट इनकर की 10 करोड़ रुपए मेजर रेगुलर इंस्पेक्शन पे, तो और ये हमारा पीपीई की रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो हमको अपनी एसेट्स को 10 करोड़ पर दिखाना पड़ेगा। लेकिन उसका क्या, जो पिछली बार रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन करवाया था उसका अभी भी 2 करोड़ रुपए डब्ल्यूडीवी दिख रहा है। वही चीज जो मैंने इस केस में बताई, इसको डी रिकॉग्नाइज करो और इसको ले आओ। तो रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन, तो ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट या ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, और तीसरा था आपका रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन। जी सर, समझ में आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा था वो देखा था डेफिनेशन पार्ट, दैट इज ओवर। डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने देखा रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में इनिशियली एंड सब्सिक्वेंटली, इनिशियली रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को फुलफिल करें तो इनिशियली हम उसको एट कॉस्ट शो करते हैं। मेजरमेंट जब भी करेंगे क्या करते हैं, जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं, ये जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो एट व्हाट अमाउंट प्रॉब्लम आती है? जी सर, कितने रुपए पर आप शो करेंगे, ये प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल आती है सर। तो इनिशियली कितने रुपए पर शो करेंगे और बाद में मतलब अब हम आते हैं मेजरमेंट, और सारा का सारा दिमाग हम लोग को यहीं पर लगाना है। इनिशियल रिकॉग्निशन एंड आफ्टर रिकॉग्निशन। तो आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन क्या करना है, और इनिशियल रिकॉग्निशन कब करना है? इनिशियल रिकॉग्निशन करना है एट द टाइम ऑफ incurring cost, at the time of preparation of financial statement। Okay, याद रखेंगे एट कॉस्ट ओनली, और यहां याद रखेंगे कॉस्ट और रीवैल्यूएशन। यानी यहां कॉस्ट मॉडल अप्रोच है और यहां कॉस्ट और रीवैल्यूएशन दो अप्रोच है। यहां केवल कॉस्ट मॉडल है, यहां कॉस्ट और रीवैल्यूएशन दो अप्रोच है। सर हम क्या करें और कहां जाएं, कैसे जाएं? ये तो तय रहा कि जब हम कॉस्ट को इनकर करते हैं तो उसको कॉस्ट पर, जब हम कॉस्ट इनकर करते हैं तो उस समय पीपीई को हम हमेशा कॉस्ट पर शो करेंगे। और मेरी बात ढंग से सुनेंगे, ये कॉस्ट क्या, कितना, कब, कैसे, सब नेक्स्ट क्लास में। कॉस्ट क्या, कैसे, कब, कितना, नेक्स्ट क्लास में। ये पूरा मॉडल दोनों हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मुझे अभी जो बात करनी है, जो मैंने आज शुरुआत करते समय आपको बताया कि प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल है। लेकिन दो बातें आप लोग याद रखेंगे जो मैंने उस समय नहीं बताई थी, और उस न बताने के पीछे रीज़न ये था कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा था। और अगर मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि इनिशियल रिकॉग्निशन मस्ट बी डन एट कॉस्ट, and after initial recognition or at the time of the presentation or preparation of the financial statement we have to recognize the asset at cost, either at cost approach or at revaluation approach। is it clear? either or दो में से कोई एक मेथड यूज करेंगे। लेकिन जब मैंने शुरू किया था तो
एक आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आता है, एक आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 आता है। ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग होता है, बिल्कुल सर, और ये आपका लीज अकाउंटिंग होता है, बिल्कुल सर। इन दोनों के बारे में मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला। ये याद रखेंगे आप, जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, तो इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉपर्टी जो जिसमें मैं ये अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, ये मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हिस्सा है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? सर आप मजाक मत करिए, ये आपके अपने बिजनेस का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हिस्सा है, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल जानते हैं, सही जानते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं मैंने कहीं पर और कुछ पैसा लगा रखा है, एक प्रॉपर्टी ले रखी है, एंड आई एम नॉट रनिंग माई बिजनेस इन दैट प्रॉपर्टी, मैं उस प्रॉपर्टी में अपना बिजनेस नहीं रन कर रहा हूं, आई हेल्ड दैट प्रॉपर्टी टू लेट इट आउट फॉर रेंटल टू अदर्स, आज स्टार्ट कर किया था, फॉर रेंटल्स टू अदर्स, तो वो मैं अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी मानूं या इन्वेस्टमेंट? सर वो इन्वेस्टमेंट है। वो क्या है? वो इन्वेस्टमेंट है। वो अगर इन्वेस्टमेंट है तो जब आज मैंने ये क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने पीपीई की डेफिनेशन में जब मैंने 3 पॉइंट बताए थे, विच इज टू बी हेल्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस, दूसरा मैंने बताया था फॉर द रेंटल टू अदर्स, तो ये क्या था? वो भी तो पीपीई था। जी सर, हम अपनी एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को, बट the accounting treatment must be done as per accounting standard 10। जी मैं इसके बारे में आपको 2 लाइनें पढ़ करके सुना देता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के बारे में। Investment property should be accounted for only in accordance with the cost model prescribed in this standard। जी सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस ये लिख ले। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के लिए कहता है सेम लीज अकाउंटिंग के लिए, जब फाइनेंस लीज होता है, जब कोई फाइनेंस लीज होती है तो कहा रिकॉग्निशन तो फाइनेंस लीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के हिसाब से करेंगे, but you have to follow the accounting treatment as per accounting standard 10। मैं उन 2 लाइनों को पढ़ देता हूं। Accounting standard 19 on leases requires an enterprise to evaluate its recognition of an item of leased PPE on the basis of their transfer of risk and rewards. However, it may be noted that in such cases, other aspects of the accounting treatment for these assets, including depreciation, are prescribed by this standard। तो रिकॉग्निशन तो आप AS 19 के हिसाब से करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाकी वगैरह बाकी सारी चीजें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो डेफिनेशन देख लिया, रिकॉग्निशन 2 कंडीशन की देख लिया, इनिशियल और सब्सिक्वेंट। फिर रिकॉग्निशन में हम लोग थोड़ा आगे बढ़े थे, नीचे कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे, स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, दूसरा रिप्लेसमेंट, और तीसरा हम लोगों ने देखा था देख दिमाग से उतर गया ना, रेगुलर मेजर इंस्पेक्शंस। ठीक, इन तीनों को देखने के बाद हम लोगों ने मेजरमेंट की बात की। मेजरमेंट में पहला पॉइंट आया इनिशियल रिकॉग्निशन के समय कितना मेजरमेंट करेंगे और आफ्टर रिकॉग्निशन के समय कितना मेजरमेंट करेंगे। और इतना देखने के बाद मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, इनिशियल मेजरमेंट हमेशा कॉस्ट पर होता है और आफ्टर रिकॉग्निशन के बाद जो मेजरमेंट होता है वो कॉस्ट और रिवैल्यूएशन अप्रोच 2 में से किसी एक पर हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि किसी एक पर होगा, मैंने कहा दोनों में से किसी एक अप्रोच पर हो सकता है, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन अप्रोच। यानी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अब कहता है रिवैल्यूएशन अप्रोच आप यूज कर सकते हो, और सारा का सारा मेहनत बस उसकी अकाउंटिंग को ही लेकर के है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो दैट देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट अप्रोच। रिवैल्यूएशन में भी ज़्यादा टेंशन नहीं है, कहानी की तरह खत्म हो जाएगा, उसमें भी हम लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जो अब हम लोग को टेंशन लेनी है वो ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट हियर। कॉस्ट का मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन में कौन सी रिवैल्यूड फिगर लेंगे, ये आप हमें बताएंगे।
लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। आज तो आप लोगों ने केवल एक चीज़ देखी कि पीपीई क्या होता है, टाटा बोलने का वक्त आ गया, थैंक यू बोलने का वक्त आ गया। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, लेकिन रीवैल्यूएशन और कॉस्ट मॉडल को कंप्लीट करने के बाद हम लोग डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉस को भी कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा और